गुड गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। चलो, लास्ट लेक्चर में ब्लड पढ़ लिया था, ब्लड क्लॉटिंग तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। कहीं पे कोई डाउट है क्या? कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या? ये क्लियर है सब कुछ? क्लियर है सर। वेरी गुड। सब कुछ साफ है सर। कुछ साफ है? कौन सा वाला? क्लियर है। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। गुड सर आफ्टरनून पूरा कॉलिंग से साफ है हर चीज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ क्रिस्टल क्लियर वाला क्लियर होना चाहिए, वाइट वाला क्लियर नहीं होना चाहिए। हमारा तो क्लियर हो रहा है सर। हाँ, चलो तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू जो है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसके बारे में ही पढ़ रहे थे। कुछ डेटा वगैरह जरूर थे, ठीक है। अब आज स्टार्ट करते हैं लिम्फ, ठीक है। तो देखो लिम्फ क्या होता है। लिम्फ जो है सिस्टम हमारा सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में। एक तो होता है हमारा वॉस्कुलर, एक तो होता है ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम, और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं हम लिम्फ। अब ये कैसे काम करता है, इसको कैसे समझ सकते हो कि क्या है लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना, वो एक तरीके से समझ लो कि ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम से जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है, टिश्यू में चला गया, टिश्यू फ्लूइड बन गया, तो अब वो फ्लूइड वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में आना चाहिए जितना निकला। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जैसे वॉस्कुलर सिस्टम है, उसमें आर्टरी, आर्टरी डिवाइड होता है तो आर्टीरियोल बनता है, आर्टीरियोल डिवाइड होता है तो क्या बनते हैं? कैपिलरीज बनते हैं। मान लो ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी है। टिश्यू से ब्लड जो है वो इसके अंदर इस तरीके से फ्लो कर रहा था, फ्लो करते करते कहाँ पे पहुंचा? कैपिलरी के अंदर। अब आखिरी जो ब्लड फ्लो हो रहा था, ये करना क्या चाहता है? ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करना चाहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कैपिलरी से ब्लड जो है, प्लाज्मा वगैरह जो है वो बाहर निकलेगा, कुछ डब्ल्यूबीसी वगैरह बाहर निकलेंगे, छोटे साइज के प्रोटीन्स वगैरह जो होंगे वो बाहर निकलेंगे। तो वो कहाँ पर आ जाएंगे? वो आ जाएंगे टिश्यू के बीच में, टिश्यू फ्लूइड बना देंगे। ऐसा होता है। अब ये जो कैपिलरी है ये आपस में ज्वाइन कर लेंगे तो क्या बना देंगे? वेन्स। अब ये देखो आपस में ज्वाइन, क्या बन गया? वेन बन गया, जिसके अंदर ब्लड का फ्लो अब ऐसे हो रहा है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो हुआ, आर्टरी से आया, ये वाला पार्ट जो है इधर आर्टरी है, इधर वेन है, बीच में कैपिलरीज हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो भी फ्लूइड बाहर निकला था उतना तो कम हो गया सर्कुलेशन में से। इतना फ्लूइड जो बाहर निकला, मान लो ये सर्कुलेशन में से कम हो गया, तो इस फ्लूइड को कोई ऐसा होना चाहिए जो कलेक्ट करे और वापस से किस में डाल दे? ब्लड के अंदर डाल दे। तो उसके लिए यहाँ पर होती हैं कुछ ऐसी डक्ट्स जो एक साइड पे ओपन होगी। ये तो क्या हो रहा था, ये ओपन नहीं थी,
क्लोज सिस्टम था पूरा। और लिम्फ का जो सिस्टम है वो कैसा है, ओपन है। ऐसे बहुत सारे लिम्फ कैपिलरी बोल सकते हैं इनको, लिम्फेटिक्स जो होते हैं वो इन ब्लड इस फ्लूइड को कलेक्ट करेगा और लेके चला जाएगा कहाँ पर, ये लेके चला वेन। जाएगा कहाँ पे, किसमें डाल देगा, जो मेजर वेन होती है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन वगैरह जो होती है, मेजर वेन तक लेके चला जाएगा। ये क्या है, ये है लिम्फेटिक्स। समझ गए। तो यहां से जो एक्सेस में फ्लूइड आया, उस फ्लूइड को वापस से ट्रांसफर करने का काम कर रहा है कौन, लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक या लिम्फ वेसल्स, है ना, ये काम है। तो अब इसका कंपोजिशन क्या, लिम्फ का कंपोजिशन क्या हो, जो टिश्यू फ्लूइड है वैसा, या ऐसा मान लो कि इसके अंदर कुछ कंपोनेंट ब्लड के ही कंपोनेंट है वो जो बाहर निकले थे, बट थोड़ा डिफरेंस होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लिम्फ जो होता है उसका कंपोजिशन या उसका कॉन्स्टिट्यूएंट किसके सिमिलर होता है, ब्लड के सिमिलर होता है। ऐसा मैं बोल सकता हूँ, होता है कि नहीं, तो ब्लड के सिमिलर तो होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर भी कुछ फॉर्म एलिमेंट होंगे, कलरलेस फ्लूइड होगा जिसके अंदर सेल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। क्या क्या चीजें होंगी इसके अंदर, कुछ न्यूट्रिएंट जो यहाँ से आए होंगे वो होंगे, ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल है, कुछ प्रोटीन्स हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट में मेनली क्या है, WBC है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, ये सब प्रेजेंट है। बिल्कुल सेम कंपोजिशन तो नहीं है, बट मिलता जुलता कंपोजिशन है। तो इस फ्लूइड को ही हम क्या बोल देते हैं, लिम्फ बोल देते हैं। अब देखो, as blood passes through the capillaries in tissue, some water along with many water soluble substance move out into the space between cell and tissue, leaving larger protein and most of the formed element of the blood vessel. The fluid released out is called interstitial fluid या tissue fluid. इसको तो हमने क्या बोल दिया, जो फ्लूइड बाहर आया उसको तो हमने क्या बोल दिया अभी, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस फ्लूइड को हमने क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, या टिश्यू फ्लूइड। और यही टिश्यू फ्लूइड जब सर कैपिलरी में चला जाएगा तो लिम्फ बोल देंगे इसको। हाँ बच्चे बोलो। सर मेरे को ना एक डाउट पूछना है, हाँ बोलो। ये कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद। ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो इस तरीके से ये चला गया। इट हैज सेम मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन एज इन प्लाज्मा, तो जो मैंने अभी बातें बताई, ठीक है। द इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम, ये पूरा सिस्टम जो बनेगा इस टाइप के वेसल्स का, उसे हम क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि मेजर वेन में इसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसके अंदर WBC वगैरह लिम्फोसाइट है, तो ये बॉडी के अंदर जो इम्यून रेस्पॉन्स है उसके अंदर हमारी हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स लाइक, इसके अंदर कुछ हार्मोन, फैट, पता है लैक्टियल्स के अंदर फैट का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, ये सब भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया लिम्फ के बारे में। लिम्फ के अंदर वाल्व प्रेजेंट होगा कि नहीं, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, लिम्फ वेसल्स के अंदर वाल्व प्रेजेंट होगा कि नहीं, होगा। यस। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि कोई हार्ट तो कोई प्रेशर से तो भेज नहीं रहा, ठीक है, ये कलेक्ट करके लेके जा रहे हैं, तो बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, इसके अंदर वॉल्व जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है लिम्फ वेसल्स और लिम्फ का। क्लियर हो गई बातें। चलो सर अब लीफ स्कंदन कर सकता है कि नहीं? क्या क्या, लीफ जैसे ब्लड स्कंदन करता है वैसे ही लिम्फ करता है कि नहीं, कोagulating? नहीं नहीं, लिम्फ नहीं करता है, क्योंकि लिम्फ जो है, हाँ उसके अंदर देखो, लिम्फ जो होता है ना उसके अंदर कोगुलेशन की प्रॉपर्टी नॉर्मली नहीं देखी जाती है, ठीक है, क्योंकि उसका कंपोजिशन में जो कंटेंट है ना वो थोड़े अलग होते हैं, फाइब्रिनोजन वगैरह ये सब काफी कम होता है, ठीक है ना, तो इसलिए इसका कोगुलेशन वगैरह नहीं होता, नहीं हाँ होता है, सर। बहुत कम होता है ऐसा कुछ, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवे। पूछ लो पहले, वो क्वेश्चन पूछ लो, बच्चे क्या पूछना चाहते थे सर बच्चे, पाचन और शोषण से है। क्या, हाँ बोलो ना बोलो। सर ये जो सांद्रण प्रवणता होती है ना हाँ और सक्रिय परिवहन दोनों को बताइए ना, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं ये। देखो,
जब भी कोई पदार्थ जो है अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुरूप मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के पैटर्न में जाएगा, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है। हमेशा सांद्रता प्रवणता के अनुरूप यदि जा रहा है तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, समझ गए क्या? और यदि उसके विपरीत जाएगा तब वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये फिक्स है, फिक्स है। हमेशा सांद्रता प्रवणता के अनुरूप जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, और सांद्रता प्रवणता के विपरीत जाता है तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो जो पदार्थ सेल के अंदर ज्यादा है उनका एब्जॉर्प्शन होगा तो एटीपी कंज्यूम होगी, जो पदार्थ सेल के अंदर कम है उसका एब्जॉर्प्शन होगा तो एटीपी खर्च नहीं होगी। तो कॉमनली यदि हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा मटेरियल जो ग्लूकोज वगैरह है या अमीनो एसिड है हमारे सेल के अंदर ऑलरेडी ज्यादा होते हैं, तो मोस्टली वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। लेकिन कभी कभी जब हम देख रहे हैं कि बॉडी के अंदर गट में ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा है, सेल में रिलेटिवली कम है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी जाता है। समझ गए क्या? समझे बच्चे? ओके सर। सर ठीक। सर हाँ हाँ सर ये वाटर, ये जो जल है उसका परिवहन तो परासरणी प्रवणता पर निर्भर करता है सर। इसमें हाँ बोल रहे हैं कि जो ये ग्लूकोज अमीनो एसिड और जो क्लोराइड आयन है ना, वो सरल हाँ विसरण की प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुंचती है, लेकिन पदार्थों का रक्त में पहुंचना ना सांद्रण प्रवणता पर निर्भर करता है। तो यही पे डाउट हो रहा है सर, इसको क्लियर कर दो ना। देखो ना, तो देखो कोई भी पदार्थ यदि ब्लड के अंदर जा रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे तो डिपेंड करेगा ही ना, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, डिपेंड करेगा ही। ठीक है, और चाहे वो वाटर हो चाहे वो कोई अदर सब्सटेंस हो, इसमें गैसेस जो है वो प्योरली डिफ्यूजन से जाते हैं, सरल विसरण से जाते हैं। बाकी पदार्थों की यदि हम बात करें तो सरल विसरण तो बहुत कम होगा यदि वो लिपिड इनसॉल्युबल है, वसा अविलेय है तो उनका मेनली क्या हो जाएगा, या तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यानी कौन सा सुसाध्य परिवहन, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो जाएगा और सांद्रता प्रवणता के अनुरूप होगा। यदि एटीपी कंज्यूम होगी तो इसका मतलब सांद्रता प्रवणता के विपरीत ही जा रहा है। ठीक है ना, उस लाइन को रटो नहीं, उस लाइन को कंसेप्चुअली समझो जो तुमने ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में कंसेप्ट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। ओके ठीक है, सर। ठीक है चलो। अब हम ओके, बात थैंक करते यू। हैं सर्कुलेटरी पाथवे की। देखो देखो हमारी बॉडी के अंदर, देखो नेक्स्ट टॉपिक अब सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब कि ब्लड का फ्लो जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर हो रहा है, और वो किस तरीके से जा रहा है या क्या पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। दो टाइप से सर्कुलेशन हो सकता है, या सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का हो सकता है। टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पैटर्न आर ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन जहां पर हम देखते हैं कि ब्लड जो है वो किसके अंदर चला जाता है, बॉडी में जो लार्ज ओपन स्पेसेस होते हैं, लार्ज ओपन स्पेसेस या बॉडी कैविटी या साइनस जो होता है उसके अंदर जब ब्लड चला जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन। हमने पहले पढ़ा हुआ है क्या ओपन सर्कुलेशन, जब हम Yes, sir, एनिमल किंगडम possible. पढ़ रहे थे उस टाइम पे? यस बॉडी सर। के अंदर स्पेस है और उसके अंदर चला गया, ओपन सर्कुलेशन। यदि ब्लड जो है वो ऐसे ओपन स्पेसेस में नहीं जाता, बल्कि मोस्टली क्या होता है, हम देखते हैं कि वो क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है, तो उस टाइप का जो सर्कुलेशन होगा उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं क्लोज सर्कुलेशन। तो दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, ओपन एंड क्लोज। ओपन सर्कुलेशन में हम देखते हैं कि टिश्यू डायरेक्टली इस फ्लूइड या ब्लड के कांटेक्ट में होता है, टिश्यू आर डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द सर्कुलेशन फ्लूइड। लेकिन क्लोज में क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, कैपिलरीज के थ्रू न्यूट्रिएंट या प्लाज्मा और सब्सटेंस जो वो बाहर निकलेंगे, उसमें से चीजें जो है वो एब्जॉर्ब होंगी टिश्यूज के अंदर, तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और लेस एडवांटेजेस जो है वो होता है ओपन टाइप का सर्कुलेशन, मोर एडवांटेज जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, वो क्लोज वाला होता है। और किसके अंदर होता है, आर्थ्रोपोड्स के अंदर ओपन सर्कुलेशन होगा, मॉलस्क जो है मोस्ट ऑफ मॉलस्क के उनके अंदर ओपन सर्कुलेशन होगा, एनालिड्स के अंदर क्लोज होता है, कुछ मॉलस्क लाइक सिफेलोपोड्स जो है उनके अंदर क्लोज होता है, कॉर्डेट्स के अंदर क्लोज सर्कुलेशन होता है। तो ऐसे दो टाइप के सर्कुलेशन है। ठीक है, अब यदि हम देखें कि सर्कुलेशन के अंदर कौन सा ऑर्गन है जो इस ब्लड को पंप कर रहा है क्लोज सर्कुलेशन के अंदर, तो हार्ट है। अब हार्ट जो है उसके अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, वर्टिब्रेट के अंदर हम देखें तो यहाँ पर फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल के अंदर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। फिशेज के अंदर हार्ट कितने चैम्बर वाला होता है, दो चैम्बर,
2, एम्फीबियंस के अंदर 3, रेप्टाइल्स के अंदर 3, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, मैमल्स और 4 एप्स के अंदर 4 चैम्बर्ड होता है। पता है सब बच्चों को, नई बात नहीं है। अब इसमें 2 चैम्बर है तो 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर है तो 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। रेप्टाइल में भी सेम, और एम्फीबियंस सॉरी क्रोकोडाइल, एप्स और मैमल्स के अंदर 2 एट्रिया होगा, 2 वेंट्रिकल होगा। फिश के अंदर गिल्स जो है वहां से ऑक्सीजन आता है, ठीक है, और वो पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, सप्लाई करेगा उसको, वापस से हार्ट के अंदर आ जाएगा। सिंगल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, और क्रोकोडाइल, एप्स और मैमल के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है। इससे हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। हालांकि रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत आया था, थोड़ा बहुत जिक्र जो है वो हमने किया था इसके बारे में, ठीक है। तो बस ये जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं ये मैंने जस्ट लिख दिया है क्योंकि एनसीईआरटी में इस चैप्टर में दिया है, लेकिन हमने तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ी हैं। हमको तो पता है कि किसके अंदर कैसा होता है, कहाँ पर कोनस आर्टेरियोसस होता है, कहाँ पर वीनस साइनोसस होता है, साइनस विनोसस होता है, ठीक है। चलो, तो अब पर्टिकुलरली बात करते हैं किसकी, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, अब ह्यूमन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 मेन टाइप आ जाते हैं। कौन कौन से? एक जो आ जाता है वो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और दूसरा क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम जिसके अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम जिसके अंदर लिम्फ का फ्लो हो रहा है। ब्लड वास्कुलर सिस्टम के अंदर जो मेन कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं? ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्या क्या है मेन कंपोनेंट, बोलो। दो मेन कंपोनेंट मान लेते हैं, कौन कौन से? एक कंपोनेंट है हार्ट, जिसका काम है ब्लड को पंप करना, और दूसरा कंपोनेंट मान लेते हैं क्या है, ब्लड वेसल्स, और एक और भी कंपोनेंट तीसरा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या, फ्लूइड जो बह रहा है वो ब्लड। ये 3 कंपोनेंट है किसमें, ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम में देखेंगे लिम्फ ऑर्गन्स और लिम्फ वेसल्स हो जाएगा और लिम्फ हो जाएगा, ठीक है, में हो जाएंगे। हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में यही डिटेल में दिया हुआ है, यहीं से आता है क्वेश्चन। लिम्फ के बारे में जो काम की बातें थी वो मैंने ऑलरेडी बता दी तुमको। अब क्या होता है देखो, ब्लड पढ़ चुके हैं। ब्लड वेसल्स की बात करें आगे तो ब्लड वेसल्स में 3 टाइप हो गए। कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं ब्लड वेसल्स के? आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। यदि मैं तुम्हें इनकी स्ट्रक्चर यहां पर ही बता दूं तो आर्टरी जो होता है वो कैसा होता है, सबसे बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है उसकी एक सबसे बाहर एक लेयर बनी हुई है कुछ इस तरीके से, उस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसके अंदर जो लेयर होती है वो होती है मसल्स की। इसके अंदर लेयर होगी किसकी, मसल्स की। ये वाली लेयर जो है वो क्या है, स्मूथ मसल है, यानी हमारी आर्टरी के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन की पावर है, तभी तो ब्लड फ्लो करता है। तो आर्टरी को हम ऐसे पल्स जो है वो चेक कर लेते हैं, वो एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। इसको क्या बोल दोगे, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया। और सबसे अंदर वाली लेयर जो होगी वो किसकी बनी होगी, वो बनी होगी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की, जिसे हम एंडोथेलियम भी बोलते हैं, टेसेलेटेड एपिथेलियम, कुछ इस तरीके से। ये क्या है, ये है ट्यूनिका इंटरना। 3 लेयर जो है वो यहाँ पर हमें देखने को, क्या क्या नाम बताया सबसे बाहर वाला, ट्यूनिका एक्सटर्ना। किसका बना है ट्यूनिका एक्सटर्ना, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ट्यूनिका मीडिया क्या है, ये स्मूथ मसल है। और ट्यूनिका
इंटरना, क्या है ये? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ऐसा होता है। जब हम इस वेन को कंपेयर करें तो वेन और आर्टरी में डिफरेंस क्या कोई बच्चा बता सकता है? मान लो सेम ही साइज की वेन है, तो सबसे बाहर वाली लेयर यहाँ पर भी क्या है? ट्यूनिका एक्सटर्ना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने देखा था आर्टरी के अंदर। नेक्स्ट लेयर क्या होगा? इसके अंदर भी ट्यूनिका मीडिया होगा, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल है ये ट्यूनिका मीडिया, और इसके अंदर वाली लेयर जो है वो ट्यूनिका इंटरना होगी। कौन सा एपिथेलियम? सिंपल स्क्वामस स्क्वैमस। एपिथेलियम। तो ऐसा होता है वेन। तो बताओ क्या डिफरेंस है आर्टरी में और वेन में? क्या डिफरेंस? सर वेन में वॉल पाया जाता है ना। वेन जो है इसकी वॉल की थिकनिंग आर्टरी के कंपेयर में कम है, मसल्स वगैरह कम है, तो वेन की ल्यूमेन जो होती है वो बड़ी कैसी है? यस, ब्रॉड होती है। वॉल रिलेटिवली थिन है क्योंकि मसल लेयर थिन है, ल्यूमेन ज्यादा है, आर्टरी का कम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मसल ज्यादा है, क्योंकि इसको पंप करना है, वेन जो है उसको कलेक्ट करके लेके जाना है। वेन्स जो होते हैं उनके अंदर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं मोस्टली, मोस्टली वेन के अंदर वॉल्व जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आर्टरी में वॉल्व नहीं होते। जब हम कैपिलरी की बात करते हैं तो कैपिलरी बहुत थिन होती है, और सिर्फ उसमें क्या होता है? एक ही लेयर होती है, किसकी? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, बस ट्यूनिका मीडिया। बेसमेंट मेम्ब्रेन की, बस ये हो गई कैपिलरी। ट्यूनिका इंटीमा ही है बस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ब्लड वेसल वाला पार्ट तुम्हें साथ के साथ ही बता दिया यहाँ पर, क्योंकि अपनी एनसीईआरटी में इसको बहुत ज्यादा कहीं डिस्कस किया नहीं है, थोड़ा बहुत डबल सर्कुलेशन में दिया हुआ है, तो उसको हम यहाँ पर ही ले लेते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे किसको? हार्ट को। स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। देखो देखो हार्ट जो होता है वो नॉर्मली हमारी मुट्ठी जो होती है, फीस्ट जो होता है, वैसा स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? यहाँ पर जो हमारा मीडियास्टिनम स्पेस है लंग्स के अंदर, कहाँ पर प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन मीडियास्टिनल स्पेस, ठीक है, बिटवीन लंग्स, बिटवीन लंग्स। और ये जो अपेक्स वाला पोर्शन होता है, लेफ्ट वाला पार्ट होता है, वो लेफ्ट लंग के अंदर जो कार्डियक नोच होता है, लेफ्ट पार्ट of heart is extended in cardiac notch of left lung। तो लेफ्ट लंग जो है उसके अंदर कार्डियक नोच होता है, तो उस तरफ ये वाला पार्ट जो है वो एक्सटेंडेड होता है, ठीक है। ये तो पोजीशन की बात हुई कि कहां पर है। और ये जो इसके ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, उनके थ्रू वो सस्पेंडेड कंडीशन में हुआ, सस्पेंडेड है, ठीक है। अब हार्ट के ऊपर जो कवरिंग होती है उससे हम क्या बोल देते हैं? हार्ट की जो कवरिंग है उसे हम बोल देते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोल देते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जब हमने मीजोथीलियम के बारे में पढ़ा था तब भी बताया था मैंने तुम्हें, पेरिकार्डियम के अंदर दो लेयर होंगी, कौन कौन सी? पेराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। यस, जो बॉडी वॉल के नीचे की तरफ है वो पेराइटल पेरिकार्डियम, और हार्ट के ठीक ऊपर जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर है उसको क्या बोल दोगे? विसरल पेरिकार्डियम। चाहे मीजोडर्मल है क्या? इवन पूरा हार्ट या वास्कुलर सिस्टम ही मेनली मीजोडर्मल ही होता है ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, तो मोस्टली या मैक्सिमम पार्ट जो है वो मीजोडर्मल जो है वो होता है। अब यहाँ पर
इन दोनों के बीच में पैरेटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, इन दोनों के बीच में ये बना हुआ है किसका, ये बना हुआ है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इन दोनों के बीच में जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड और फ्लूइड इन उस कैविटी को क्या बोल देते हैं जो इन दोनों के बीच में होता है, पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल। यस। तो फ्लूइड इन पेरिकार्डियल cavity is present, that is pericardial fluid. तो ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई कि क्या होता है पेरिकार्डियम, क्या होता है, कहां पर प्रेजेंट है, वो सारी चीज, ठीक है। अब इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट बात यदि हम करें कि ये जो हार्ट है इसकी भी हिस्टोलॉजी देखिए, तो इसकी भी हिस्टोलॉजी ऐसी होगी जैसे यहाँ पर थी। बाहर ट्यूनिका एक्सटर्ना की जगह पे सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो होगी कौन सी, विसरल पेरिकार्डियम, जिसको हम एपिकार्डियम बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद मसल लेयर होगा, उसके अंदर सबसे अंदर वाला जो होगा वो क्या होगा, एंडोकार्डियम। तो हार्ट की वॉल में, वॉल ऑफ हार्ट, 3 लेयर्स, कौन कौन सी, सबसे बाहर वाली लेयर एपिकार्डियम, इसके अंदर मेसोकार्डियम, इसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं, मायोकार्डियम, इसकी जगह मायो लिखता हूँ, मायोकार्डियम। और सबसे अंदर वाली लेयर एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। मायोकार्डियम क्या है, मसल, कौन सा, मायोकार्डियल मसल, स्पेशली हमने पढ़ा था, कार्डियक। यस, मायोकार्डियल मसल या कार्डियक मसल, सॉरी, ठीक है, मायोकार्डियल भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्डियक मसल। और एंडोकार्डियम जो होता है वो अगेन क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो इसका बना होता है, ये तो हार्ट ऑफ वॉल, ठीक है, हाँ, वॉल ऑफ हार्ट। फिर उसके अंदर ल्यूमन होगा, चैम्बर्स होंगे, एट्रियम और वेंट्रिकल, ये सब प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायग्राम देखो, अब हार्ट का डायग्राम, इसे हम एक्सटर्नली एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है। देखो, हार्ट के अंदर 2 मेन पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है उसे हम क्या बोल देते हैं, ये वाला पार्ट जो है उसे एट्रियम बोल देते हैं, और इस साइड पे जो है वो राइट वाला है कि लेफ्ट वाला है, राइट एट्रियम। यहाँ पर जो थोड़ा सा दिख रहा है ये क्या है, ये लेफ्ट एट्रियम है। अब एक बात ध्यान रखना, जब बाहर से देखोगे हार्ट को तो ये वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा एक फ्लैप की फॉर्म में, एट्रियम का ये वाला पार्ट फ्लैप की फॉर्म में किसके ऊपर दिखेगा तुम्हें, वेंट्रिकल के ऊपर। तो बाहर से ये फ्लैप जैसा दिखता है ना, इसीलिए हम इसे एक और भी नाम से जानते हैं, कौन सा, ऑरिकल। राइट एट्रियम को राइट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट ऑरिकल भी बोल सकते हो। बाहर से, अंदर से तो हम एट्रियम ही बोलेंगे, बाहर से ऑरिकल भी बोलते हैं। ऐसे ही वेंट्रिकल वाला पोर्शन है, तो जो इस साइड है वो कौन सा होगा, कौन सा होगा, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और इस साइड में जो होगा वो कौन सा होगा, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके बीच में सल्कस प्रेजेंट है, ग्रूव्स हैं। उन ग्रूव्स को क्या बोल दोगे, उन ग्रूव्स को बोल दोगे सल्कस। देखो, अंदर से तो सेप्टा होगा, बाहर से अभी हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर, तो बाहर से तो हमें क्या दिखेगा, बाहर से तो हमें सल्कस ही दिखाई देगा, ठीक है। यानी इस वाले सल्कस को जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, इस सल्कस को यदि कोई पूछे तो क्या बोल दोगे, इसको बोल दोगे एट्रियो वेंट्रिकुलर
सल्कस। ऐसे ही दो वेंट्रिकल के बीच में जो सल्कस होगा उसे क्या बोल दोगे? इंटर वेंट्रिकुलर। दो वेंट्रिकल के बीच में है ना, इसलिए इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस, ऐसा नाम। क्लियर हो गई बात सबको? इसके अंदर क्या दिख रहा है तुम्हें? ये क्या है? ये बने हुए ऐसे ये बने हुए वेसल्स। पॉज हो गई क्या सर? हाँ पॉज हो गया हाँ। सर। दिख रहा है क्या अभी सबको? दिख रहा है क्या सब बच्चों को? ठीक हाँ है, सर। ठीक है। अब इसके अंदर ये ब्लू कलर से जो बनाया है, ये ब्लू कलर से जो बनाया है वो क्या है? वो है पल्मोनरी, सॉरी, ये है वेन। ऊपर से जो वेन ब्लड को लेकर के आ रहा है यहाँ पर, इसे हम क्या बोल देते हैं? इस वेन को बोल दोगे इंफीरियर वेना क्या हुआ? सुपीरियर वेना। क्या ऊपर है ना? अच्छा हाँ सर। सुपीरियर वेना का। और यही जो नीचे की तरफ से ब्लड को लेकर के आ रहा होगा यहाँ पर, ये जो यहाँ से ब्लड लेकर के आ रहा है, ये ऊपर से लेकर के आ रहा है, ये नीचे से, तो ये वाला जो होगा वो होगा इंफीरियर वेना के। इंफीरियर वेना का, ठीक है। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा जो है उसका काम क्या है? उसका काम है हमारे पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके लेके आने का काम करता है ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है एक आर्च की फॉर्म में, ये होता है एओर्टिक आर्च या आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा से कुछ मेन ब्रांचेस निकल रही है, यहाँ पर देख रहे हो कौन कौन सी ब्रांचेस है। यदि मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूं तो ये वाली ब्रांच जो है इसे बोल देते हैं हम ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। और ये आगे जाकर के डिवाइड हो जाती है राइट सबक्लेवियन में और राइट कॉमन कैरोटिड। यहाँ पर लेफ्ट साइड में तो अलग अलग होगी, यहाँ से लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। सर सब कैविलियन के पास आके वो जुड़ता है क्या लिम्फेटिक वेसल्स वाला ये पूरा? यस, जो सबक्लेवियन
वेन होता है, आर्टरी नहीं लिखी, सबक्लेवियन वेन होता है, ठीक है, उस सबक्लेवियन वेन के अंदर ही जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि हार्ट के अंदर लेके आना है ना, ये जो सुपीरियर वेना के ना ये डिवाइड हो रही है सबक्लेवियन के, लेफ्ट सबक्लेवियन, राइट सबक्लेवियन, फिर इसके आगे ब्रांचिंग होती है जुगुलर वेन्स, ठीक है, वो सब होता है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना बहुत है, जो लिख रहा हूँ ना वही बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर इसके बाद में ऐसे ही जो मेजर वेन है उसमें एक तो कौन सी होगी, वेना केवा, और एक कौन सी हो जाएगी, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी, अब यहाँ पर एक बहुत खास बात देखना, ये है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इसके अंदर किस टाइप का ब्लड फ्लो कर रहा है, ऑक्सीनेटेड कि डीऑक्सीनेटेड, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर बताओ, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ऑक्सीनेटेड कि डीऑक्सीनेटेड? डीऑक्सीजनेट। ब्लू कलर से बनाया तो डीऑक्सीनेटेड, यस बिल्कुल सही सोच रहे हो, डीऑक्सीनेटेड। क्यों? क्योंकि आर्टरी हमेशा ब्लड को क्या करती है, आर्टरी हमेशा ब्लड को पंप करती है ऑर्गन की तरफ, वेन जो है वो हार्ट की तरफ लेकर के आता है। तो यदि पल्मोनरी आर्टरी, नाम से पता पड़ रहा है कि आर्टरी ब्लड को कहां पर लेके जा रही होगी, लंग्स में, तो लंग्स में किस लिए लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। यस, तो इसका मतलब ये खुद अभी किसको ट्रांसपोर्ट कर रही है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है। बात समझ में आ गई ना सबको? ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, कई बार बच्चे फंस जाते हैं इसमें, उनको लगता है कि आर्टरी है तो आर्टरी के अंदर तो ऑक्सीनेटेड ब्लड होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही ये बनाया मैंने वेन, कौन सा वेन, जो ब्लड को लंग्स से लेके आ रहा है। वेन का काम क्या है, वेन का काम है ब्लड को लेके आना, हार्ट में लेके आना, ये ब्लड को हार्ट में लेकर के आ रही है। क्या नाम बता रहा हूँ इसका, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। कोई पूछेगा तुम्हें कि बताओ पल्मोनरी वेन के अंदर किस टाइप का ब्लड होता है, ऑक्सीनेटेड कि डीऑक्सीनेटेड? तो नॉर्मल वेन के अंदर तो डीऑक्सीनेटेड होता है, बट यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर देखो, ये आर्च ऑफ एओर्टा, एओर्टा ने क्या किया, आर्च बनाया, और फिर ये आर्च बना करके नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ से ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया यहाँ से, और कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। कहाँ पे आ गया, ये देखो, ये आ गया, क्या है ये बताओ। अब इसको क्या बोलते हैं, एओर्टा ही है, आर्च ऑफ एओर्टा जो है वो घूम करके नीचे की तरफ आ गया, एओर्टा है। इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। समझ गए क्या, आर्च ऑफ एओर्टा जो है वो कर्व होकर के नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी यहाँ पर हो गया ये डिसेंडिंग एओर्टा। तो ये पूरा हार्ट का डिफरेंट पार्ट जो बाहर से हमें दिख रहा है, यहाँ पर एक कनेक्शन होता है किस किस के बीच में, आर्च ऑफ एओर्टा के बीच में और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक कनेक्शन होता है। बचपन में तो खुला हुआ होता है, बाद में ये क्या हो जाता है, सिर्फ एक ऐसे लिगामेंट जैसा बन के रह जाता है। क्या बोलते हैं इसको, लिगामेंट टमाटिसोम। यस, या फिर यदि ये ओपन रह जाए तब उस केस में बोल देंगे पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, ये बना रहे डक्टस आर्टीरियोसिस। और यदि ये ओपन रह जाता है तो फिर ब्लड की मिक्सिंग होगी, कहीं ना कहीं ब्लड जो है वो ऑक्सीजन की कैपेसिटी जितना वो ले जा रहा था उससे कम ले जा रहा, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो गया। क्या सब बच्चों को क्लियर है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इससे तुमको बाहर का सारा पार्ट पता पड़ जाएगा। अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, अब अंदर से हार्ट कैसा दिखता है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखो अंदर से हार्ट के अंदर कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला चैम्बर जो है, एक सर ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है। हाँ बच्चे, मैंने कोशिश किया कि थोड़ा सा देखने में भी सुंदर लगे तो तुमको ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट एट्रियम,
अब इसको एट्रियम ही बोलूंगा, अब ऑरिकल नहीं बोलूंगा, अंदर से तो एट्रियम ही होता है। ये वाला पोर्शन क्या होगा, ये वाला होगा राइट एट्रियम, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही ये वाला पोर्शन जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये वाला पोर्शन जो है राइट वेंट्रिकल। क्या खास बात है, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो वॉल है, ये जो वॉल है वो ज्यादा थिक है, राइट की वॉल जो है वो रिलेटिवली कम थिक है। दिख रहा है सबको? राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा है, दिख रहा है क्या? राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में सेप्टा, ये है सेप्टा। क्या बोलोगे इसे? इसे बोल दोगे इंटर वेंट्रिकुलर साइकस। सेप्टा। देखो अंदर से सेप्टा बोल रहे, बाहर से सल्कस बोल रहे थे। सल्कस का मतलब होता है लीनियर डिप्रेशन, अंदर से क्या बोलोगे? सेप्टा बोलोगे। अब यहां पर देखो, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टा होगा उसे क्या बोलोगे? ये सेप्टा को क्या बोलोगे? बोलो। इसको बोला इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, इसको क्या बोल दोगे? आर्टीरियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। आर्टीरियो में एट्रियो, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, इस तरह। सर ऑरिकुलर बोलते हैं क्या? बोलो, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बोल दो या एट्रियो वेंट्रिकुलर बोल दो, दोनों ही सही बात है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तुमको बताया, चैम्बर के पॉइंट ऑफ व्यू से एट्रियम बोलना ज्यादा सही है, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर से जो दिख रहा है वो ऑरिकल बोलना सही है। एट्रियम ऑरिकल इंटरचेंजेबली कई बार यूज होता है, ठीक है। तो या ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टा बोल दो या एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा बोल दो, दोनों ही बिल्कुल सही है। समझ गए क्या? हाँ सर, ठीक है, थैंक यू। इसके अकॉर्डिंग नाम, हाँ रट नहीं रहे हम, तो देख रहे जो चैम्बर है उसके अकॉर्डिंग सेप्टा के नाम दिए हुए। अब देखो, ये राइट वाला जो साइड होता है, ये राइट वाला जो हार्ट होता है, सॉरी ये तो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला जो हार्ट होता है ये ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी में। ये क्या है? देखो ये क्या है? आर्च ऑफ एओर्टा है। कहाँ से निकल रहा है? देखो लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से निकल रहा है, तो इसका मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप कर रहा है। तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोल देते हैं हम सिस्टेमिक हार्ट। तो सिस्टेमिक हार्ट जो है वहां पर तुम क्या देखोगे कि वेंट्रिकल से आर्च ऑफ एओर्टा निकल रहा है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर वॉल्व है जो कि ब्लड का यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाएंगे। ब्लड जो है यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, बैक फ्लो नहीं करेगा, उस चीज को इंश्योर करते हैं वॉल्व, ठीक है। तो राइट साइड में जो वॉल्व होता है, ये जो वॉल्व होगा 3 कस्प होते हैं इसके अंदर, क्या बोलते हैं इसको हम? ट्राइकॉस्पिड वॉल। और लेफ्ट में 2 ही होते हैं, क्या बोलते हो इसको? बाइकॉस्पिड। बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बाइकस्पिड वॉल्व का एक और भी नाम है क्या? मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। यहाँ पर कुछ लिगामेंट है जिससे ये कुछ मसल से जुड़ा हुआ है। वेंट्रिकल की वॉल में जो मसल है, ये लिगामेंट जो होते हैं, इन लिगामेंट को बोलते हैं कॉर्डा टेंडिनी। और जिस मसल से ये जुड़ा है वो मसल है पैपिलरी मसल, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व दिखा, किसके? एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। बिल्कुल ऐसे ही ये जो 2 मेजर आर्टरी है जो वेंट्रिकल से निकल रही है, कौन सी? एओर्टा और ये क्या है? ये क्या है बताओ? चलो, पल्मोनरी आर्टरी है कि पल्मोनरी वेन है? पल्मोनरी आर्टरी है कि वेन है? बोलो। आर्टरी। आर्टरी, समझ गए ना भाई, ब्लड को लेके जाती है। तो इन दोनों के एंड पे भी क्या देखते हो कि यहाँ पर भी वॉल्व है जिससे ब्लड एक डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, वापस बैक नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो वॉल्व्स होते हैं, इन वॉल्व्स को तुम क्या बोलते हो? इन वॉल्व्स को बोल देते हो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स।
ठीक है, दोनों ये भी और ये भी, दोनों की ही वॉल्व को हम सेमिल्यूनर वॉल्व बोल देते हैं। ठीक है, अब ये सुपीरियर वेना केवा देखो, सुपीरियर वेना केवा, और यहां पर ये वाला जो है ये है इंफीरियर वेना केवा। कहां पर ओपन हो रहे हैं ये दोनों? ये दोनों ओपन होते हैं किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा दोनों कहां पर ओपन होते हैं? बोलो, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर इसी के पास में एक ओपनिंग और भी होती है। क्या पता है तुम्हें किसकी ओपनिंग होती है? वो यहाँ पर एक ओपनिंग और भी है, ऐसे नोड। कोरोनरी साइनस ओपनिंग है बच्चे। एसए नोड इज नॉट ओपनिंग, एसए नोड तो मसल है, ये क्या है? ये ओपनिंग है, यहाँ पर कुछ खुला हुआ है, कोई ब्लड जो है वो लाके छोड़ रहा है यहाँ पे। कौन? कोरोनरी वेन। तो इसीलिए इसको क्या बोल दोगे? इसको बोल दोगे कोरोनरी साइनस। क्या है ये? कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस के पास जो वॉल्व होती है उस वॉल्व को हम क्या बोल देते हैं? उस वॉल्व को बोल देते हैं हम यूस्टेशियन वॉल्व, और एओर्टा के ऊपर जो वॉल्व होता है उससे हम बोल देते हैं सेबेशियन वॉल्व। ठीक है, तो कोरोनरी साइनस क्या होता है समझ गए क्या? कोरोनरी साइनस वो पार्ट है जहां पर कोरोनरी वेन जो है वो ब्लड को लेकर के आता है। कोरोनरी आर्टरी खुद कहां से निकलती है? कोरोनरी आर्टरी खुद जो है वो एओर्टा से निकलती है, यानी। और लेफ्ट देखो, राइट एट्रियम में वेना केवा का कैसा ब्लड आया? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है ब्लू कलर वाला है वो क्या है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। जबकि ये पल्मोनरी वेन जो है, कहाँ है पल्मोनरी वेन? ये है पल्मोनरी वेन, ये भी है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर के आएगा। कहां पर ओपन हो रहे हैं? यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, दोनों साइड के दो दो थे, टोटल 4 ओपनिंग होगी, कुछ इस तरीके से एक साथ मर्ज होकर के ओपन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन जो है वो ओपन होता है किसके अंदर? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई सबको? क्लियर है क्या बातें? यदि तुमको ये और ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है? ये डिसेंडिंग है होता है। तो यदि तुम्हें ये बातें इतनी क्लियर हो गई ना, तो तुम्हें सर्कुलेशन जो है वो इजीली समझ में आ जाएगी कि क्यों हम इधर वाले पार्ट को, लेफ्ट वाला पार्ट जो है, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, इसे हम बोल रहे हैं सिस्टेमिक हार्ट। क्यों सिस्टेमिक हार्ट बोल रहे हैं? बताओ रीजन। सिस्टेमिक हार्ट क्या होता है समझ गए क्या? क्योंकि ये ब्लड को पंप कर रहा है कहां पर? बॉडी के अंदर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर। ऐसे ही यदि हम देखें राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल, तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा पल्मोनरी हार्ट। क्यों बोल रहे इसको पल्मोनरी हार्ट? क्योंकि ये ब्लड को कहां पे पंप कर रहा है? लंग्स के अंदर पंप कर रहा है, इसीलिए उसे पल्मोनरी हार्ट बोल देंगे। तो इस तरीके से हार्ट की स्ट्रक्चर होती है। क्या सब कुछ क्लियर है बच्चों? कुछ भी डाउट है क्या इसमें? सर ये कोरोनरी साइनस को बताओ। देखो क्या होता है, ये जो एओर्टा है इससे तो आर्टरी निकलती है, और इससे आर्टरी निकल करके, क्योंकि पूरा जो भी हार्ट का मसल है उसे भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए ना। ये देखो ये क्या बनाया हुआ है? ये आर्टरी और वेन है। ये देखो ये क्या बनाया है? ये आर्टरी और वेन है जो सल्कस के थ्रू ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में थोड़ा सा दिख रहा है। कौन सी आर्टरी वेन है? कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन। इस कोरोनरी आर्टरी और वेन का काम क्या है? ये हार्ट के अंदर जो ये पूरा मसल है इनको सप्लाई करती है। भाई कोरोनरी हार्ट डिजीज जो होती है उसमें क्या होता है? यही आर्टरी वेन जो इसकी मसल को सप्लाई कर रही है, उस आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, उसके अंदर कहीं पे ब्लॉकेज हो जाते हैं।
उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाएगा तो हार्ट मसल जो है उसको सप्लाई बंद हो जाएगी, बेचारा वो पेन होने लग जाएगा, मसल डिजनरेट होने लग जाएगी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये जो आर्टरी और वेन जो हार्ट को सप्लाई कर रही है, हार्ट तो पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है, बट हार्ट को कौन सप्लाई कर रहा है? हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहा है कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन। तो कोरोनरी आर्टरी जो है वो आर्च ऑफ एओर्टा से निकलता है, और कोरोनरी वेन उस ब्लड को ले जाके कहां पर छोड़ता है? राइट एट्रियम में छोड़ता है। किसके थ्रू? कोरोनरी साइनस के थ्रू। क्लियर हो गई बात अब? यस। ठीक है, चलो तो फिर अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो हार्ट बीट। हार्ट बीट की यदि हम बात करें तो हमारा हार्ट कैसा है? न्यूरोजेनिक है कि मायोजेनिक? बोलो। मायोजेनिक। यस, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, यानी ये कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास कॉन्ट्रेक्शन करने के लिए जो मींस एक्साइटेबल मसल्स का ग्रुप है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो फिर ब्रेन क्या करता है? ब्रेन का काम है इसको रेगुलेट करना, ब्रेन का काम है इसको रेगुलेट करना, बट इंपल्स जो है वो हार्ट खुद जनरेट करता है, जनरेट्स इट्स इंपल्स by itself by the help of SC node। ये है SC node, देखो साइनो एट्रियल नोड या फिर साइनो ऑरिकुलर नोड। कहां पर प्रेजेंट है? राइट एट्रियम की लेफ्ट एट्रियम? बोलो। राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में ऊपर की तरफ जो है जहां पर सुपीरियर वेना केवा ओपन हो रहा है उसके पास में जो वॉल है, हार्ट की जो वॉल है एट्रियम की, उसके अंदर प्रेजेंट होता है एसए नोड। और एसए नोड जो है वो नर्व नहीं है, ध्यान रखना, न्यूरॉन नहीं है, मसल ही है। और ऐसा मसल है जिसके अंदर एक्साइटेबिलिटी है और खुद से इंपल्स जनरेट कर सकता है। दूसरा नोड जो प्रेजेंट होता है कहां पर? इस जगह पर, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा है उस पे, किस तरफ? थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ, वो होता है एवी नोड। तो एसए नोड और एवी नोड। एसए नोड से कुछ फाइबर, जो इंटरमीडिएट फाइबर्स वगैरह होते हैं, वो इनको कनेक्ट करते हैं, इंटरनोडल फाइबर बोल सकते हो इनको। और कुछ फाइबर जो है वो दूसरे साइड के एट्रियम में भी चला जाता है, ताकि जब इंपल्स जनरेट हो तो वो एवी नोड के पास भी पहुंचे और बाकी दोनों एट्रियम जो है उनको अच्छे तरीके से इंपल्स मिल जाए, जिससे कि एट्रियम का एक साथ कॉन्ट्रेक्शन हो जाए। फिर उसके बाद में क्या होता है? एवी नोड एक बंडल के फॉर्म में, बंडल ऑफ हीज, ये क्या है? बंडल ऑफ हीज, उस फॉर्म में बंडल जो है वो देता है, जो कि आगे लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच जो है उसके अंदर डिवाइड हो जाता है। और वेंट्रिकल की वॉल में ये क्या बना देता है? पुरकिंजे फाइबर। यानी क्या क्या इसके अंदर कंपोनेंट आ गए? एसए नोड जो कि इंपल्स को जनरेट करेगा। फिर यहां से क्या होगा? यहाँ पर बैकमेन्स बंडल के थ्रू ये कहां पर पहुंच जाएगा? क्योंकि ये तो राइट एट्रियम के अंदर है, लेफ्ट वाले में भी पहुंच जाएगा। एसए नोड के बाद में एवी नोड, इन दोनों के बीच में इंटरनोडल फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इंटरनोडल ट्रैक्स वगैरह। फिर एवी नोड जो है वो ओपन होता है किसके अंदर? बंडल ऑफ हीज के अंदर। बंडल ऑफ हीज जो है वो डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच के अंदर, और अल्टीमेटली बना देता है क्या? पुरकिंजे फाइबर्स। तो ये हो गया पूरा का पूरा नेटवर्क, इसके थ्रू करंट जो है वो फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एसए नोड जो है वो इंपल्स को भेजता है जब एवी नोड के पास में, तो क्या करता है? एवी नोड जो है उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, वो थोड़ा सा रोक लेता है, इसको हम बोलते थे नोडल डिले। एसए नोड से इंपल्स कहाँ पे पहुंचा? एसए नोड से इंपल्स जो है वो एवी नोड के पास पहुंचा। एसए नोड जैसे ही एक्साइट होगा क्या होगा? वो दे देगा किसको? दूसरे एट्रियम को खुद के अंदर। तो क्या दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहाँ पे आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा इसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर। अब हम चाहते हैं कि पंपिंग सही से हो तो रिदम मेंटेन होना चाहिए, कि पहले ये कॉन्ट्रैक्ट कर ले, फिर ये रिलैक्स हो, तब ये कॉन्ट्रैक्ट करे, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? तो पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसकी कुछ सेकंड में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो जो डिले होता है, नोडल डिले, वो कौन करवाता है? वो एवी नोड करवा देता है। फिर उसके बाद बंडल ऑफ हीज से वो इंपल्स जो है वो दोनों साइड के वेंट्रिकल की वॉल में पहुंचेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो इस तरीके से क्या होता है? इंपल्स जो है वो
उनका प्रोपेगेशन होता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो रिदमिक मैनर में कॉन्ट्रैक्ट करता है और हार्ट बीट जो है वो जनरेट हो जाती है। क्लियर हो गई बात? यस इतनी बात क्लियर है? तो फिर इसके बाद में देखो अब कार्डियक साइकिल के बारे में। कार्डियक साइकिल क्या है? कार्डियक साइकिल के अंदर वो सारे इवेंट जो साइक्लिक मैनर में हो रहे हैं, हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, उस पूरे साइकिल को हम बोल देते हैं कार्डियक साइकिल। यहाँ पर सिस्टोल का मतलब क्या है? सिस्टोल का मतलब होता है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन। और डायस्टोल जो है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है हार्ट मसल का रिलैक्सेशन, रिलैक्स हो जाना। ठीक है, तो ये दो इवेंट है जो रिदमिक मैनर में चल रहे हैं। अब क्या होता है, ये जो दोनों प्रोसेस होगी, हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, उस पूरे साइकिल में टाइम जो लगता है, एक साइकिल में कितना टाइम लग जाता है? 0.8 सेकेंड लग जाता है। बताओ 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट करेगा? कैलकुलेट कर सकते हो? 0.8 सेकेंड में एक बार बीट कर रहा है, 60 सेकेंड में कितना बार बीट करेगा? सिर्फ 1 मिनट में 75 बीट करेगा। यस, बिल्कुल सही। ठीक है, देखो तो क्या होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 72 हार्ट बीट्स पर मिनट जो है वो जनरेट होता है। 72 हार्ट बीट पर मिनट। देखो अब 75 तक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो एक कार्डियक साइकिल है उसके अंदर 8.8 सेकेंड लग रहा है। कॉन्ट्रैक्शन किसका हो रहा है? एट्रियम का कि वेंट्रिकल का कि दोनों का ही? दोनों का ही हो रहा है क्या? बोलो। तो एट्रियल सिस्टोल, एट्रियम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो करता है केवल और केवल 0.1 सेकेंड की। तो बताओ कितनी देर रिलैक्स हो रहा होगा? बोलो। 0.7, क्योंकि भाई जितना 0.8 सेकेंड में एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो कंप्लीट होता है, तो 0.7 सेकेंड ये रिलैक्स हो रहा होगा। क्या इस डायग्राम में तुम्हें रेड कलर से कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? यस सर। बोलो ना। और ऐसे ही बिल्कुल वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल का जो सिस्टोल हो रहा है, देखो डायग्राम के अंदर वेंट्रिकल के लिए कितना 0.3 सेकेंड, और वेंट्रिकल का डायस्टोल जो है रेस्ट 0.5 सेकेंड। तो इस तरीके से कार्डियक साइकिल जो है उसमें एट्रियम और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कैसे चल रहा है, वो कुछ साइमल्टेनियस टाइप से चल रहा है। कैसे? देखो यहां पर इस डायग्राम में देखो, एट्रियम का सिस्टोल हुआ AS, कितना टाइम लगा? 0.1 सेकेंड। रेस्ट वो रिलैक्स हो रहा है। जैसे ही एट्रियम का सिस्टोल कंप्लीट हुआ वैसे ही वेंट्रिकल का सिस्टोल होना स्टार्ट हुआ। जब एट्रियम सिस्टोल होगा तो ब्लड का क्या होगा? ये देखो डायग्राम, यहां पर देखो एट्रियम का सिस्टोल हो रहा है, ये देखो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल हो रहा है, तो ब्लड कहां पर आ गया? देखो वेंट्रिकल में आ गया। तब तक क्या हो रहा था? वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा था। अब जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप होगा, और इस प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा? जो वॉल्व है, कौन से वॉल्व? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होगा, एक साउंड आएगी, कौन सी? लब, लब की साउंड आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो आ जाती है, वो क्या है? वो है लब। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में ये यहाँ अंदर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ते ही क्या हो जाएगा? ये
जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड का फ्लो होने लग जाएगा, ब्लड जो है वो एओर्टिक सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ट्रांसफर होने लग जाएगा। यानी यहाँ पर एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ 0.1 सेकेंड के लिए, उसके बाद उसके जस्ट नेक्स्ट बात में क्या हो गया, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। यदि डिफरेंट स्टेजेस की बात करें तो वो इस डायग्राम में यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है। पहले आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद में वेंट्रिकुलर इजेक्शन होता है, तो ये सब प्रोसेस होती है। और क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है। कितने टाइम तक हो रहा है ये प्रोसेस, 0.3 सेकेंड। फिर क्या हुआ, ये रिलैक्स होना स्टार्ट हुआ, देखो रिलैक्स हो रहा है। जैसे ही ये रिलैक्स होगा, जैसे ही ये रिलैक्स होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, अब ये सेमिल्यूनर वॉल्व जो है वो क्लोज होंगे। देखो जैसे ही सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होगा कौन सी साउंड आ जाएगी, डब। यस, अब यहाँ पर आ जाएगी सेकेंड हार्ट साउंड, डब। तो लप और डब जो है वो फर्स्ट और सेकेंड हार्ट साउंड कब आती है, जब बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं तो लप की साउंड आती है, और जब सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं तो उस टाइम पे डब की साउंड आती है। तो ऐसे हार्ट साउंड आता है। और अब क्या हो रहा है, 0.3 सेकेंड के बाद में, क्योंकि ब्लड तो इजेक्ट हो गया, चला गया बॉडी के अंदर, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, रिलैक्स हो रहा है। तो कुछ टाइम तक तुम क्या देख रहे हो, दोनों रिलैक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। देखो यहाँ पर ये वाला टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा टाइम जो है, इस टाइम पर क्या देख रहे हो, वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी है और एट्रियल डायस्टोल भी है। तो ये जो 0.4 सेकेंड का टाइम है, इस टाइम पर तुम क्या देख रहे हो, इस टाइम पर तुम देख रहे हो कि एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों रिलैक्स हो रहे हैं, दोनों के दोनों रिलैक्स हो रहे हैं। यदि दोनों के दोनों रिलैक्स हो रहे हैं तो इसको क्या बोले, डायस्टोल। दोनों का डायस्टोल, क्या मैं इसे जॉइंट डायस्टोल बोल दूं क्या, जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल का मतलब होता है कि दोनों ही रिलैक्स हो रहे होंगे, उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, जॉइंट डायस्टोल। तो इस तरीके से कार्डियक साइकिल चलती है जिसके अंदर दो इवेंट होते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल जो है वो एट्रियम का होगा 0.1 सेकेंड के लिए, वेंट्रिकल का होगा 0.3 सेकेंड के लिए। एट्रियम जो है 0.7 सेकेंड रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल 0.5 करेगा, और दोनों इसके अंदर देखेंगे तो 0.4 सेकेंड के लिए दोनों डायस्टोल कर रहे हैं, जिससे हम क्या बोल देते हैं, जॉइंट डायस्टोल बोल देते हैं। क्या बात क्लियर हो गई क्या। अब यहाँ पर जब हमने देखा कि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो एक कार्डियक साइकिल के अंदर क्या करेगा, ये कुछ ब्लड का अमाउंट बाहर इजेक्ट करेगा। कितना ब्लड बाहर निकालता है उसे पर कॉन्ट्रैक्शन या पर कार्डियक साइकिल, उसे बोल देते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, कितना होता है बताए क्या, बोलो। 66 ml। 60 ml, 60 to 70 ml के आसपास। कितना दिया आपने एनसीईआरटी की बुक में, 70 ml के आसपास। सर अगर 75 बीट से निकालेंगे तब तो फिर 66 ml होगा। हाँ तो 65 70 ml के आसपास जो होता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। ठीक है, एक बार में स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब 70 ml कितना, पर कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब यदि हम कार्डियक आउटपुट की बात करें तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, बोलो। एक मिनट डिवाइडेड 75। यस, पर मिनट यदि हम कैलकुलेट कर लें तो यानी 70 इंटू 72 के अकॉर्डिंग कर लो, लगभग कितना आ जाएगा, 5 लीटर। 5 लीटर। तो कार्डियक आउटपुट जो है वो कितना हो जाता है, वो लगभग 5 लीटर हो जाता है। क्यों, क्योंकि पर मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हार्ट जो है वो कितना ब्लड पंप कर ले रहा है, हार्ट जो है वो 1 मिनट में 5 लीटर जो है वो ब्लड पंप करता है, जिसे हम क्या बोल देंगे, जिससे हम बोल देंगे कार्डियक आउटपुट। क्लियर हो गई इतनी बातें। ठीक है, अब इसके बाद में लब और डब हार्ट साउंड तो समझ में आ गई। यदि मैं इसमें थोड़ा सा और बताऊं कि लब जो हार्ट साउंड होता है वो थोड़ा डल होता है, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होता है, लंबे टाइम तक होता है। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व, उनके क्लोज होने की वजह से हो रहा है। डब साउंड जो है वो थोड़ा शार्प होता है, हाई पिच साउंड होता है।
कम टाइम के लिए होगा और थोड़ा ज्यादा लाउड होता है, शार्प होता है, इसलिए हमको ज्यादा इजीली सुनाई देता है, हाई पिच पे सुनाई देता है। और सेमिलर वॉल्व जो है वो क्लोज होते हैं, तब वो बनता है। मैंने अभी तुमको इस डायग्राम में ये लब और डब साउंड जो है वो दिखा दिया, कहाँ पर क्या हो रहा है, किसके क्लोजर से ये बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी। ECG क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के टाइम पे हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? ECG से। क्या होता है? ECG की मशीन जो होती है उससे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो हमारे पास एक्टिविटी रिकॉर्ड होकर आती है वो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यहाँ पर देख पा रहे हो तुम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में एक ऐसा ग्राफ पेपर है जिसके ऊपर क्या देख पा रहे हो, जिसके ऊपर तुम देख रहे हो कि एक्स और वाई एक्सिस पे ग्राफ जो बना हुआ है वो कितना किस पैरामीटर को एक्सप्लेन कर रहा है। देखो, यदि हम यहाँ पर 10 छोटे छोटे ब्लॉक्स को देख रहे हैं, लाइंस को देख रहे हैं, तो कितना टाइम दिखा रहा है? 0.2 सेकेंड। यानी एक स्मॉल बॉक्स जो है उसका ये वाला पार्ट जो है वो कितना दिखाएगा? 0.04 सेकेंड और 4 मिली सेकेंड। और ऐसे ही ऊपर की तरफ यदि हम 10 लाइंस को देख रहे हैं तो ये कितना वोल्टेज दिखा रहा है? 0.5 मिली वोल्ट। ठीक है, तो इतनी एक्टिविटी को ये शो कर रहा है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बनाने के लिए हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन जो होती है उसके अंदर बहुत सारे लीड्स होते हैं, बहुत सारे लीड्स होते हैं। कितने? अप टू 12 ECG लीड्स होते हैं। इसमें से कुछ लीड जो होते हैं वो लिम्ब लीड होते हैं, कुछ जो होते हैं वो चेस्ट लीड होते हैं, लिम्ब लीड और चेस्ट लीड। एक्चुअल में क्या हो रहा है? ये हमारी कार्डियक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ की फॉर्म में। कंसेप्ट क्या होता है? देखो, कंसेप्ट ये होता है कि जैसे ये हार्ट के अंदर अभी हमने देखा SA नोड है, यहाँ पर देखा SA नोड, यहाँ पर देखा AV नोड, SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज से लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच। और उसने क्या किया? उसने यहाँ पर पुरकिंजे फाइबर जो हार्ट की वॉल्व है, वेंट्रिकल की वॉल्व है, उसके अंदर दिया। यहाँ पर बीच में इंटरनोडल फाइबर्स है और ये बेकमैन्स फाइबर वगैरह जो है वो। तो इस तरीके से अब क्या होता है, जब भी ध्यान रखना, चेस्ट लीड और लिम्ब लीड हम लगा रहे, हम करना क्या चाहते हैं? हम करना चाहते हैं कि करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। यदि करंट यदि इस डायरेक्शन में फ्लो होगी तो हमने लीड लगा रखा है कि यहाँ पर और एक इधर, तो क्या होगा? ये शो कर देगा कि देखो करंट इधर फ्लो हो रही है। तो जब भी डीपोलराइजेशन हो रहा होगा ऐसे, तो ग्राफ कैसा जा रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा। यदि मान लो यही रिपोलराइजेशन हो जाए इस डायरेक्शन में, तो ग्राफ कैसा आएगा? नीचे आएगा। ठीक है, यदि मान लो इस डायरेक्शन में डीपोलराइजेशन हो रहा है तो पहले से उल्टा हो गया ना, ग्राफ कैसा आएगा? नीचे आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? करंट के फ्लो की डायरेक्शन यदि इस तरफ है तो ग्राफ जो है वो ऊपर जाएगा, करंट के फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट है तो ग्राफ नीचे आएगा। और यदि डीपोलराइजेशन हो रहा होगा तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, हम ग्राफ में समझते हैं इन सारी बातों को। देखो, यहाँ पर मेन जो है लिम्ब लीड जो है वो कुछ इस तरीके से लगाया है, राइट आर्म के ऊपर, लेफ्ट आर्म के ऊपर और लेफ्ट लेग के ऊपर। ठीक है, और चेस्ट लीड्स भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, 6 जो है वो चेस्ट पे लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? देखो, जैसे ही ये वाला डायग्राम यदि तुम देख रहे हो, एक यहाँ पर GIF चल रहा है, तो देखो ये एक्टिवेट हुआ और इसने एट्रियम को करंट दिया। तो एट्रियम जब डीपोलराइज हो रहा है तो ग्राफ क्या आया? ये आया। ऐसे ही वेंट्रिकल के अंदर गया तो ग्राफ ऊपर आया, रिपोलराइज होगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, रिपोलराइज होगा तो वापस से ऐसे आ रहा है। अब ये ग्राफ जो है वो किस किस को शो कर रहा है? देखो, ये वाला वेव जो है वो कौन सा है? P। ये सेगमेंट क्या है? P वेव। ये है QRS कॉम्प्लेक्स। ये है T वेव। ये सारे वेव बन रहे। तो P वेव किसको बताता है? क्या बता सकते हो? P वेव किसको बताता है? P वेव बताता है आरटीएम के सिस्टोल को। एट्रियल डीप, नॉट सिस्टोल, डीपोलराइजेशन करंट को बता रहा है ये। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन को नहीं बता रहा है, करंट को बता रहा है। हाँ, करंट के पीछे पीछे कॉन्ट्रैक्शन भागेगा, ये बिल्कुल सही है कि करंट फ्लो होगा तो मसल्स को पता पड़ेगा, जस्ट उसकी थोड़ी देर बाद मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। समझ रहे हो कि डीपोलराइजेशन हुआ तो इंपल्स आया, इंपल्स आने के बाद में कॉन्ट्रैक्शन होगा ना।
यानी डीपोलराइजेशन यदि तुमको यहां पर दिख रहा है तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कहां तक कर रहा है, यहां क्यू तक कर रहा है। बात समझ गए बच्चे? यहां से जैसे लेकर के इंटरवल जो है वो बताएगा एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को। उसके बाद QRS को वेंट्रियल का सिस्टोल बोल देंगे। यस, ये QRS यदि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को बता रहा है तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट होना T तक चलेगा। समझ गए क्या? समझे? मतलब मान लो एक मसल है, अब यहां पर इंपल्स आया, करंट का फ्लो हुआ, मान करंट का फ्लो हुआ, तो जब करंट का फ्लो यहाँ पर हुआ तो क्या फ्लो होना और कॉन्ट्रैक्ट होना एक साथ होगा क्या? या नो पहले करंट आएगा उसके कुछ सेकंड में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, माइन्यूट सा गैप होगा कि नहीं? हाँ सर गैप होगा। हाँ, तो ये ध्यान रखना। ये मतलब इजी सी बात है, लेकिन बच्चों को सेम ही लगता है दोनों, उनको लगता है कि ये डिपोलराइजेशन हुआ कॉन्ट्रैक्शन हुआ एक ही बात है, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस। तो पी वेव जो है वो एट्रियल डिपोलराइजेशन को यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। फिर QRS कॉम्प्लेक्स जो है ये किसको बता रहा है? ये बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ऐसा कैसे हो गया? उनको लगता है कि एट्रियम का डीपोलराइजेशन हो रहा था तो ग्राफ ऊपर जा रहा था, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा होगा तो ये ना रिलैक्सेशन होगा, QR कॉन्ट्रैक्शन होगा, RS रिलैक्सेशन होगा। बिल्कुल नहीं, गलत बात। जब तुमने अभी ये डायग्राम देखा तो अब देखना करंट का फ्लो इधर भी होगा और इधर भी होगा। देखना अभी ये देखो, करंट का फ्लो इधर हुआ फिर इधर हुआ, तो दो लाइन बनेगी, इधर वाली लाइन जो है वो ऊपर बनेगी, जब इधर फ्लो हुआ है तो वो लाइन नीचे बनेगी। आई बात समझ में? तो पूरा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन बनाने में आधा पार्ट ऊपर बनेगा और आधा पार्ट नीचे बनेगा, इसलिए ऐसा बनता है। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्लियर हुई ना बात? तो यहाँ पर क्या हुआ, QRS जो है वो पूरा का पूरा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को बताएगा, और टी वेव जो है, टी वेव ये बताएगा वेंट्रिकल के वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। एक्शन पोटेंशियल का जनरेट होना, डिपोलराइजेशन, वापस नॉर्मल पे आना, रिपोलराइजेशन। ठीक है, तुमने नर्व इंपल्स का कंडक्शन वगैरह पढ़ा होगा अपने जीवन में। ग्राफ कैसा आता है? ग्राफ कुछ ऐसा आता है कि करंट फ्लो होगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये रिलैक्स हो जाएगा इस तरीके से, -70 मिलीवोल्ट के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिपोलराइजेशन है और ये रिपोलराइजेशन, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव क्या बताते हैं, समझ गए सब लोग? और इसके बाद में ही तुरंत क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अच्छा, एक और भी बात यहाँ पर ध्यान रखना कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन दिख रहा है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन दिख रहा है, एट्रियल, तो ध्यान रखना कि एट्रियल डिपोलराइजेशन के बाद में एट्रियल रिपोलराइजेशन ग्रेजुअली चलता रहता है, थोड़ा बहुत करंट इसका भी इसमें मर्ज है, यानी टी वेव के साथ साथ में या QRS कॉम्प्लेक्स और टी वेव के साथ में एट्रियल रिपोलराइजेशन चलता रहता है। क्लियर हो गई बात सबको? इस तरीके से। और इंटरवल की बात करें तो PQ इंटरवल, QRS कॉम्प्लेक्स, ST सेगमेंट, T वेव्स, QT इंटरवल, ये सब यहाँ पर इंटरवल की फॉर्म में भी दिया हुआ है। कई बार जो पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है उनमें हम देखते हैं, जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वगैरह में या तो टी वेव जो है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है या इन्वर्टेड हो जाता है, ऐसी सब कंडीशंस भी देखने को मिलती है। तो ऐसे ECG जो है वो मिलता है हमें, और ECG के अंदर करंट का फ्लो जो है उसके लिए ये बहुत अच्छा GIF है। ये तुम एक बार देखना आराम से, तुम्हें पता पड़ जाएगा किस पार्ट में करंट फ्लो हो रहा है तो कैसा ग्राफ आ रहा है। चलो, अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम डबल सर्कुलेशन की। हालांकि डबल सर्कुलेशन जो है इसकी बात हमने पहले भी की हुई है, जल्दी से हो जाएगा ये टॉपिक। डबल सर्कुलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हार्ट जो वो सिस्टेमिक और पल्मोनरी ऐसे दो सर्कुलेशन में फ्लो हो रहा है। तो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, देखो जैसे हार्ट के अंदर हमने देखा 4 चैम्बर, कौन कौन से 4 चैम्बर? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो कहां से स्टार्ट करूं, क्या सिस्टेमिक से स्टार्ट करूं? चलो सिस्टेमिक सर्कुलेशन से स्टार्ट करता हूं। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है यहां से एओर्टा के थ्रू ब्लड जो है वो निकला, और ये ब्लड कहां पे चला जाएगा? ये ब्लड पूरी बॉडी में चला जाएगा।
पूरी बॉडी में चला जाएगा। थोड़ा सा हम क्लास को एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर अपना कंप्लीट होने ही वाला है ना, तो इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। यहाँ से ब्लड निकला और कहाँ पर चला गया, बॉडी के अंदर सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोल रहे हैं, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उनको ब्लड मिल जाएगा। तो यहाँ तक क्या था, यहाँ तक ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड था। लेकिन जब ये हमारी बॉडी को के ऑर्गन्स को मिल गया तब क्या हो जाएगा, ये किस टाइप के ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में। और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू कहाँ पर पहुंचेगा बताओ, राइट आर्टियम में, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये एओर्टा है और ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, वेना केवा है। अब क्या होगा, अब राइट एट्रियम इसको कहाँ पे दे देगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन लेने के लिए भेजेगा कहाँ पर, लंग्स के अंदर। कैसा ब्लड है ये, डीऑक्सीनेटेड। लंग्स के अंदर इसने ऑक्सीजन ले लिया, तो ऑक्सीजन लेने के बाद में अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां पर आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, फिर ब्लड बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से दो सर्कुलेशन चल रहे हैं, जो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम में मैंने तुम्हें बताया। लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड कलर से जो बनाया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया मैंने, कौन लेके आया, पल्मोनरी वेन, राइट वेंट्रिकल में, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर एओर्टा जो है वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अंदर लेके चला गया। बॉडी से वेना केवा जो है वो इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को वापस से लेके आया किसके अंदर, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है उसको वापस से लेके आया राइट एट्रियम में, वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया लंग्स के अंदर, लंग्स से वापस से आ गया राइट वेंट्रिकल के अंदर। ये वाला जो लंग के अंदर लेके जा रहा है ये है पल्मोनरी आर्टरी। तो किसके अंदर ऑक्सीनेटेड और किसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो भी पता पड़ गया होगा तुमको, और डबल सर्कुलेशन कैसे होता है वो भी तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है। क्या क्लियर है बात, आसान सी बात है, ठीक है। चलो मुझे लग रहा है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी को सब कल ही कर लेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी और ब्लड प्रेशर और डिसऑर्डर्स, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। यस चलो सर, तो इसके बाद में चैप्टर को जी कंटिन्यू सर। करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इतना सब बच्चे अच्छे से पढ़ के आओ, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट। ओके बच्चे, बाय।